नीट 2024 में ग्रेस मार्क्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, एंगर और एंग्जाइटी है स्टूडेंट्स के बीच कि यार नीट 2024 में एनटीए ने ऐसा क्या नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया अपनाया, क्या ऐसी क्राइटेरिया थी जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेस मार्क दिया, वो कैलकुलेट कैसे किया। इस पर जो है आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन समझाने वाला हूं जो कि क्लैट 2018 में यूज किया गया था, जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे एनटीए ने जो है ये सारे डिसीजंस लिए। एनटीए ने जिस फ्रेमवर्क के बेसिस पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनटीए ने एग्जैक्टली शायद ये फॉर्मूला यूज किया, पता नहीं क्या यूज किया, मे बी एग्जैक्ट यूज किया या कोई मॉडिफिकेशन किया, बिकॉज यहां पर काफी सारे डिफरेंसेस थे। तो क्लैट एग्जाम 2018 में यूज किए गए इस फॉर्मूला को बताऊंगा और क्या ऐसे पॉसिबल चीजें हैं जो शायद एनटीए ने यूज किया, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए यार इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। तो हुआ ये अभी कुछ टाइम पहले जब इतनी सारी चीजें चल रही थी, अभी रिसेंटली एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सोच रहा था कि क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर फॉलो किया। ये तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्लियरली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी नहीं बताया, बट हाँ अभी मैं जिस इस पे सोच रहा था तभी एम्स फैमिली जो हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर मेरी किसी जूनियर ने ये पूरा फॉर्मूला जो है डाला और मैं खुद भी मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखने वाला था 2018 वाला। तो ये फॉर्मूला में जो है मतलब उसने ये बताया, चैट पे लिखा कि दिस हाउ ग्रेस मार्क्स वर कैलकुलेटेड। ये किसी AIR 1 कैंडिडेट ने इसे भेजा हुआ था। तो उसके बाद एक बार थोड़ा देखते हैं बेसिकली क्या है। जो क्लैट 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स अगर मैं बताऊं, तो अगर फर्स्ट चीज अगर आप देखोगे तो वो जो एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोगों ने इशू रेज किया कि एक ऑनलाइन एग्जाम में यूज किए गए चीज को आप कैसे ऑफलाइन में यूज कर रहे हो। तो एनटीए ने उसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि एक तो वो टाइम लॉस रिलेटेड है और प्लस जो है वो उन्होंने एक स्पेशल टीम भी जो है बनाया है, जिसके जो आगे चल के एक स्पेशल कमेटी इसको फिर से रिव्यू करेगी। अब वो पता नहीं आगे का उसका क्या आएगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या यूज हुआ था। तो अगर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इन कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहला जो पैरामीटर देखा गया कि यार टोटल एग्जाम ड्यूरेशन कितना है। तो यहाँ पे 7200 जो है टोटल एग्जाम ड्यूरेशन है इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। तो हमारे नीट के लिए भी ये चीज मे भी कैलकुलेट की गई हो कि हाँ यार जो 3 घंटे 20 मिनट का उसको सेकंड्स में कैलकुलेट किया गया। अब पता नहीं, उनका कहना ये कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को यूज किया है, तो अकाउंट फॉर द लॉस ऑफ टाइम उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से कैलकुलेट किया कितना टाइम लॉस हुआ है। अब एक चीज और देखो, यहां पर इन्होंने क्लैट वाले जजमेंट में बोल रहा हूं मैं, ये नीट का नहीं, ये क्लैट वाला है, फिर से बता रहा हूं। तो क्लैट में क्या हुआ था, इन्होंने एग्जैक्टली लॉस इन सेकेंड्स यहां पे निकाला। उसके बाद लॉस निकालने के बाद यानी कि टाइम कितना बचा वो भी यहां पे निकाला है। इस टाइम के अंदर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए, ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए आपको यहाँ पे दिख रहा है, और कितने क्वेश्चन सही किए गए, कितने क्वेश्चन गलत किए गए, यहां तक का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाली गई है, आंसरिंग एफिशिएंसी। आंसरिंग एफिशिएंसी का इन्होंने फॉर्मूला क्या लगाया है, 6/7। यहाँ पे 6 क्या है, देखो 6/7 क्या है, 6 है टाइम अवेलेबल और डिवाइडेड बाय 7 है नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, यानी कि इतने टाइम पे जितना टाइम उनको मिला उस पे उन्होंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके आंसरिंग एफिशिएंसी निकाली गई है। आंसरिंग एफिशिएंसी निकालने के बाद इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या निकाला है यार कि एडिशनल क्वेश्चंस द कैंडिडेट वुड हैव आंसर्ड हैड देयर बीन नो टाइम लॉस। कि यार मेरी आंसरिंग एफिशिएंसी के हिसाब से कि हाँ अगर मैं 2 घंटे में इतने सवाल अटेम्प्ट कर पा रहा हूं तो मेरे को अगर 3 घंटे 20 मिनट मिलते तो मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता। तो यहां पर इन्होंने ये निकाला है एडिशनल क्वेश्चंस द कैंडिडेट वुड हैव आंसर्ड हैड देयर बीन नो टाइम लॉस, ठीक है। तो ये निकालने के बाद जो है इन्होंने एडिशनल क्वेश्चंस भी निकाल लिए। अब उसके बाद रिवाइज्ड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर निकाला है कि भाई रिवाइज करने के बाद मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब एडिशनल को भी जोड़ दिया है, प्लस यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्चुअली अटेम्प्टेड है तो एडिशनल प्लस एक्चुअल अटेम्प्टेड हो गया। अब हमारे पास रिवाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टली आंसर्ड भी जो है निकाला गया है। कैसे निकाला गया, क्योंकि यार हमें पता था कि पुराने में से इतने थे, यानी कि जो एक्चुअल अटेम्प्टेड में से इतने थे, तो अब अगर मैं पूरे टाइम में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो मेरे इतने आते। तो रिवाइज्ड जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड निकाला गया है, और फिर यहाँ पर रिवाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड भी यहाँ पे जो है निकाला गया है कि क्योंकि यार मेरे इतने टाइम में इतने गलत हुए थे और उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया गया, तो अब टोटल कितना गलत होगा। रिवाइज स्कोर आफ्टर अप्लाइंग द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला फिर वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो है निकाला गया है, और फिर डिफरेंस इन स्कोर आफ्टर अप्लाइंग द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी निकाला गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और मैं ये पूरा फॉर्मूला और ढंग से समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस साल में अगर आप ये सारी चीजें हटा भी देते हो, एनटीए की तरफ से रैंक इन्फ्लेशन वगैरह जो भी चीजें नॉर्मलाइजेशन सब कुछ हटा भी दो, तो भी कट ऑफ बहुत हाई है। इस चीज को आप
डिनाई नहीं कर सकते। तो जो स्टूडेंट्स अभी भी यही चाहते हैं कि नहीं यार हमें तो डॉक्टर ही बनना है और हमने काफ़ी सारे ड्रॉप्स ले लिए हैं ऑलरेडी, या फिर आगे जो इंक्रीजिंग कट ऑफ है उस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एमबीबीएस ही करने का, एज अ डॉक्टर बनने की जो उनकी ड्रीम है उस चीज़ को रियलाइज़ करने का। उस चीज़ के लिए यार गाइड एंड ग्रो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। गाइड एंड ग्रो में जो डॉक्टर साहिल सैयद है वो एज अ मेंटर हैं, जिन्होंने मोर देन 500 स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजा हुआ है फॉर एमबीबीएस आउटसाइड ऑफ इंडिया, जैसे कि अच्छी अच्छी कंट्रीज जैसे कि रशिया, जॉर्जिया, सर्बिया, कजाकिस्तान वगैरह, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज पे जो ये सेंड करते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेज सिलेक्ट करके उसमें जा सकते हो। इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मैं गूगल फॉर्म डालूंगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करना मत भूलना अगर आप इसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। कॉन्टैक्ट नंबर्स भी जो है मैं नीचे डाल दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी टीम जो है आपको प्रॉपर गाइड करेगी, सारे ऑप्शंस के बारे में बताएगी, फिर आप अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके जा सकते हो। इनका जो ऑल इंक्लूसिव पैकेज है वो 25 लाख से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू इंडिया प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि 1 CR अबव तक भी जो है आपके कॉस्ट जो है पूरे पड़ जाता है यहाँ पे। इसके लिए जो यूनिवर्सिटीज भी है वो WHO, ECFMG एक्रेडिटेशन वगैरह सब कुछ सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, NMC नॉर्म्स गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो फिर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, बेस्ट फैसिलिटीज़ है, आप अपने हिसाब से बेस्ट चीज़ सिलेक्ट कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमें तो वैसे रिवाइज कोर्स फर्क पड़ता है, बट ये पूरा क्लैट का जजमेंट है, तो मे बी इस बेसिस पे कुछ फॉर्मूला बनाया गया हो इसी के काइंड ऑफ सिमिलर सा, बट वो एक्चुअल चीज़ जो डेफिनेटली रिलीज होनी चाहिए ऑफिशियली। NTA को जैसे प्रेस रिलीज के थ्रू वो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रहा है, जैसे सारी डेटा बता रहा है वो कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट के पहले 715 थे, बट फिर ड्यू टू 1 बोनस करेक्ट इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट के 720 हो गए। तो जैसे इस तरीके से उसने क्लियरली ये डेटा दिया है, वैसे ही यहाँ पे भी उसे क्लियरली डेटा देना चाहिए कि क्या नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया फॉलो हुई है, क्या फॉर्मूला लगाया गया है और फिर फाइनल स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट किया गया। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअली NTA रिलीज नहीं भी करता है कि हाँ मैंने इस स्टूडेंट को इस बेसिस पे इतने नंबर दिए, अगर इंडिविजुअल रिलीज नहीं भी करना चाह रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली प्राइवेसी रीजंस, बट फिर भी एटलीस्ट NTA को ये तो बताना ही चाहिए कि उन्होंने एक्चुअल में फॉर्मूला क्या यूज किया। क्या सेम क्लैट वाला एग्जैक्ट कॉपी किया? एग्जैक्ट कॉपी ऑब्वियसली नहीं कर सकते, कुछ ना कोई मॉडिफिकेशन किया होगा। तो क्या ऐसी मॉडिफिकेशन थी, किस बेसिस पे लाया गया वो चीज, टाइम लॉस को किस तरीके से अकाउंट किया गया, ये सब चीजें अभी तक अनआंसर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो क्लैट एग्जाम होता नहीं ऑनलाइन हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें तो क्लियरली पता लग सकता है ना यार कि इतना टाइम जो लॉस हो गया। कंप्यूटर में तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है, उसमें सेकंड्स कटते हैं, सेकंड्स कम ज्यादा होते हैं, तो हमें एग्जैक्टली काइंड ऑफ कैलकुलेट किया जा सकता है। अब वहां पे क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, इतनी आइडिया नहीं है, बट जहां तक मैंने कुछ टीचर से बात की थी तो टीचर्स ने बताया मुझे, अभी जो है कोचिंग में ही जो टीचर्स हैं कुछ, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने मेरे को बताया कि उस टाइम पे क्या हुआ था ना, जो सिस्टम है वो क्रैश कर रहा था। मतलब जो है जो स्क्रीन है वो ऑन एंड ऑफ हो रहा था, कभी कभी सिस्टम को रीबूट हो जा रहा था, खुद से बंद होके फिर से चालू हो रहा था सिस्टम। फिर कभी कभी ऐसा हो रहा था कि ऑप्शंस जो है ना, जैसे एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूँ उसके ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस पे भी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, वो प्रीवियस क्वेश्चन का ही ऑप्शन दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है टाइम लॉस हुआ था। अब ये चीज ऑनलाइन में शायद मेरे हिसाब से, आई डोंट नो कि एक्चुअल में क्या हुआ था, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन में कैलकुलेट करना रिलेटिवली इजी है, बिकॉज उसमें खुद टाइमर होता है। जैसे मैंने जेई का जो एग्जाम दिया था, जो ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है, उसमें जो टाइम होता है ना वो चीज़ काइंड ऑफ वहीं पे रहता है और वही टाइम जो है धीरे धीरे कम होता रहता है। तो हमें उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन में भी पॉसिबल हो, बट यहाँ पे CCTV के थ्रू आई एम नॉट श्योर क्या तरीका उन्होंने लगाया, क्या कहाँ तक वो कर पाए, बट हाँ जो भी है क्लियरली एटलीस्ट रिलीज होना चाहिए। और यहाँ पर NTA ने नो डाउट काफ़ी कोशिश की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। NTA के प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-3 चीज़ें क्लियर है कि वो डेफिनेटली एक कमेटी बनाना चाह रहे हैं, जिस कमेटी के थ्रू जो है वो एडिशनल रिव्यू करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं भी यही चाहता हूं कि एटलीस्ट कमेटी फाइंडिंग्स को एग्जैक्टली पब्लिश करे, NTA के प्रेस रिलीज के थ्रू पब्लिश करे इफ पॉसिबल। मैं तो ये भी चाहता हूं कि CBI इंक्वायरी भी होनी चाहिए, जिससे हमें टोटली पता लग सके कि हाँ यार क्या ऐसे रीजंस थे जिससे एक ही सेंटर से इतने अच्छे टॉपर्स जो है निकल के आ गए। क्योंकि डेफिनेटली अनबिलीवेबल है, अभी रिसेंटली अलग सर PW के उन्होंने एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी के साथ बताया था कि एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा हाई मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी, 8 स्टूडेंट टॉपर आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी सिर्फ एक सेंटर से, वो 0.0000 समथिंग था, 001% था, जो कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये कैसे हुआ, डेफिनेटली इसका कुछ एक्सप्लेनेशन हमें पता लगना चाहिए आइडियली। मैं तो खुद यही चाहता हूँ। बाकी हम अपने एंड से कोशिश पूरी कर रहे हैं और पूरी यूट्यूब कम्युनिटी आपके साथ है।
और हम चाहते हैं कि मैटर के एकदम एंड तक पहुंचा जाए। और डेफिनेटली काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो है इस चीज़ को रेज कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। मैं बस ये चाहता हूं कि आप हमें सपोर्ट करते रहो यार, आपके सपोर्ट से ही जो है इस इशू को रीच मिलेगी, इस वीडियो को रीच और मिले। लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे वीडियोज़ के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय।